मोबाइल मोबाइल आज के समय में ऐसा हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समय उसको अपने सीने से लगा के ही रखता है। अगर किसी भी समय उसका मोबाइल अलग होता है तो जब वो नहाने जाता है। एक महिला अपने घर में स्नान कर रही थी और टॉवेल भूल गई थी, तो अपने पति से टॉवेल लाने को कहती है। मोबाइल बाहर रखा था, उसी समय उस मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को जब पति खोल कर देखता है तो उसमें अश्लील चैटिंग थी। महिला नहाने के बाद बाहर निकलती है, पति उस चैटिंग के बारे में पूछता है और चैटिंग के बाद दोनों में आपस में कहासुनी शुरू हो जाती है और गुस्सा गाली गलौज प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत होता है तो पत्नी अपने पति को सारी हकीकत बताती है और जब सारी हकीकत पति के समक्ष आती है तो ये हकीकत कहीं हत्या कि ऐसी सनसनीखेज हत्या का ये लोग प्लान बनाते हैं जिसने पूरे इंदौर शहर को हिला कर रख दिया। एक ऐसा कांड, एक ऐसी वारदात, एक ऐसा अपराध जो आप भी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। अपराधों वारदातों की आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी जो कहानी है वो राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक ज़िला है इंदौर और इंदौर का जो इलाका है एराड्रोम थाना। एराड्रोम थाने का एक मोहल्ला है अशोक नगर। वहाँ पर एक लड़की जो कि एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी, नाम था इशिका, वो अपने घर पहुँचती है और जब घर पहुँचती है तो घर का दरवाज़ा बंद था। खुलवाती है, बार बार अपनी माँ को फ़ोन मिला रही थी लेकिन उसका फ़ोन मिल नहीं रहा था क्योंकि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा रहा था कि बेटा घर आ जाओ, मुझे कुछ लोग मार रहे हैं। इसलिए वो कोचिंग छोड़कर घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचने पर दरवाज़ा बंद था। इससे पहले उसने एक पड़ोसी को भी फ़ोन किया था कि मेरे घर जाकर देखो, लेकिन पड़ोसी घर पर गया था तो उसने देखा था कि दरवाज़ा बंद है तो उसे लगा होगा माँ अंदर सो रही होगी, मैसेज ऐसे ही है। लेकिन वो तुरंत जब घर पहुंचती है तो अंदर देखती है कि उसकी माँ सरिता नरवरिया और एक अन्य व्यक्ति यानी कि रवि ठाकुर, दोनों लोगों की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी है और उनको धारदार हथियार से काटा गया है और इतना काटा गया है कि जब तक कि वो लोग मर न जाएं तब तक के उनके ऊपर प्रहार किया गया है। वह तुरंत जिनको भी जानती थी उनको सूचना देती है और उसके बाद उसी के माध्यम से पुलिस को भी सूचना दी जाती है। अब पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है तो पहुंचने के बाद पता चलता है कि जो सरिता नरवरिया है वो ब्यूटी पार्लर संचालिका है और जिस मकान में यह घटना हुई थी वो वहीं इंदौर के अशोक नगर के रहने वाले विशाल सोनी का मकान था, जहां पर ये तीसरे मंजिल पे लोग रहते थे और जो इनके बैक साथ में एक व्यक्ति रवि ठाकुर मारा गया था, उसके 3 होटल हैं जो कि सरवटे बस स्टैंड पड़ता है, वहां पर उसके 3 होटल हैं। इसके होटलों के नाम वैष्णो पैलेस, हनी पैलेस और होटल सागर है। यानी कि रसूख वाला आदमी था, पैसे वाला आदमी था, प्रॉपर्टी वाला आदमी था। जिसके इंदौर शहर में 3 होटल हों वो मामूली आदमी तो नहीं हो सकता है। अब इन खून चारों तरफ बिखरा हुआ फैला हुआ था और धारदार हथियार से मारा गया था। एक चाकू भी वहीं पर टूटी पड़ी हुई थी। शव को पंचनामा भरा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद उस लड़की से पूछा जाता है कि कौन इसकी हत्या कर सकता है, क्यों हत्या हो सकती है, क्या कारण होगा। तो बिटिया बताने में असमर्थ थी, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ 7 लोगों के नाम बताए। उन जो 7 नाम बताए गए थे
पुलिस उन सातों नाम की जांच पड़ताल शुरू करती है, तफ्तीश करती है, लेकिन कहीं से उन सातों नामों की कत्ल की वारदात में नाम या उनका होना, शरीक होना नहीं पाया जा रहा था। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरा जांच करती है। 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरा जांच किए जाते हैं। बाकी एफएसएल टीम को बुलाकर वहां के जो भी फिंगरप्रिंट्स या जो भी अवशेष इकट्ठा किए जा सकते थे उनको पुलिस इकट्ठा करती है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम को भी सक्रिय किया जाता है। इसके आधार पर जब 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरा जांच किए जा रहे थे तो उसमें एक महिला एक आदमी के साथ जाती हुई आती हुई दोनों मामले में दिखाई पड़ती है। इससे पुलिस का शक गहरा हो जाता है। पुलिस इन दोनों लोगों के मोबाइल की जांच भी करती है, लेकिन मोबाइल वहां पर बरामद नहीं हुए थे। व्यक्ति या जो महिला थी वो कोई भी कीमती सामान भी नहीं पहने हुए थी। ऐसे लग रहा था कि इसके ऊपर लूटपाट भी हुई है और उसके सोने चांदी के सारा सामान भी गायब था, क्योंकि जो व्यक्ति रवि ठाकुर मारा गया था उसका जो चचेरा भाई है गोलू वर्मा, वो बताता है कि मेरा भाई जब घर से निकला था तो कुछ रुपए और ये सोने की मोटी वाली चैन और कई अंगूठियां पहनता है, लेकिन हत्या के समय वहां पर मौजूद न थी। अब उस महिला के बारे में 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जाती है तो उस महिला की पहचान जो होती है वो सरिता के रूप में होती है। अब सरिता का पता लगाया जाता है तो पता चलता है वो खजराना, इंदौर का एक मोहल्ला है, वहाँ की रहने वाली है। खजराना से उसको पुलिस संवाद सूत्रों और मुखबिरों के आधार पर गिरफ्तार करती है और जब वो गिरफ्तार करके आती है तो उसका पति भी उसको रोकने का प्रयास करता है तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है और उससे पूछा जाता है कि ये जो आदमी तुम्हारे साथ था ये कौन था, तो बता। पहले तो कहती है मेरा इस कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है, आप लोग मुझे खामा खा परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है और पुलिसिया जो पूछताछ का तरीका होता है, पुलिस का जो पूछताछ का तरीका होता है, उसके आधार पर वो टूट जाती है और बताती है जो घटना। आप भी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे क्या आज ऐसा भी हो सकता है। वो बताती है कि जो सरिता नरवरिया थी उसका ब्यूटी पार्लर चलता है। एक होटल मालिक रवि ठाकुर एक राधे राधे ग्रुप चलाता था जिसमें वो महिलाओं को जोड़ता था और राधे राधे ग्रुप चलाने के बाद वो कभी कभी महिलाओं को तीर्थ यात्रा बस से कराता था, जिसमें बहुत सी महिलाओं को ले जाता था कम पैसे में। और उसी में मैं भी सरिता के कारण मेरी दोस्ती हुई, ममता बताती है, और दोस्ती के कारण वो ले जाने लगा। उधर सरिता जो थी वो ऐसी महिलाओं को ढूंढती थी जिनको पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता हो और पैसों को जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसी महिलाओं को कुछ लोग रवि ठाकुर ने भी लगा कर रखे थे, कुछ महिलाएं भी लगा कर रखी थी, जिसमें ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था जो गरीब हों, पीड़ित हों, प्रताड़ित हों, पति के जुल्मों से तंग हों, उनको पैसे की आवश्यकता हो। ऐसे लोगों को रवि ठाकुर पैसा उधार देता था और जब पैसा उधार दिया वो अदा नहीं कर पाती थी तो इसके होटलों में अनैतिक देह व्यापार किया जाता था। उस देह व्यापार में ये उनके साथ गंदा कार्य करता था। ऐसे में मैंने भी सरिता के थ्रू कुछ पैसे लिए थे। पैसे लेने के बाद कुछ पैसा मैं दे नहीं पाई, जिसकी वजह से इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
ब्लैकमेल करने के कारण इसने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे वीडियो बना लिए हैं। बल्कि वीडियो मुझे दिखाया नहीं, लेकिन वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कारण मुझे पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता था। एक दिन ये जब मैसेज किया तो मेरे पति ने भी वो मैसेज देख लिया, जिसमें मैंने जब अपने पति को ये बात बताई, सारा राज बताया कि मैं और कई और महिलाएं हैं जो रवि ठाकुर के फंसाए गए जाल में फंसी हुई हैं। इसका बहुत सी महिलाओं के साथ ये संपर्क करता है, उनको अपने जाल में फंसाता है। जाल में बनाने के बाद उनके अश्लील वीडियोज कैमरे में उतारे जाते हैं, फिर उन्हीं वीडियोज के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जाता है, जैसा कि ये मुझको भी ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे में मेरे पति ने पूरा प्लान बना लिया, ये हमेशा ब्लैकमेल करता रहेगा और कहीं ना कहीं वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। ऐसे में हम लोगों ने प्लान किया कि इसको रास्ते से हटाएंगे नहीं तो ये वीडियो भी नहीं देगा, क्योंकि रसूख वाला आदमी है, प्रॉपर्टी वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है और हम ऐसे इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो प्लान के मुताबिक हम लोग 9 दिसंबर 2023 को घर से बाइक से निकले और बाइक से निकलने के बाद बाइक को हम लोगों ने रास्ते में ही छोड़ दिया। फिर ऑटो से हम लोग सरिता के घर पहुँचे। सरिता घर पर ही थी, मैं घर पर जाती हूँ। दोपहर का समय लगभग 1 बजे हम लोग उसके घर पहुँचे थे। बातचीत होती है, बातचीत होते होते मैं मौका देखकर उसके हाथों को पकड़ लेती हूँ और जल्दी से उसको हाथों को बांध देती हूँ और बांधने के बाद उसके मुंह में कपड़ा घुसेड़ दिया जाता है, जिससे वो चिल्लाने ना पाए। और जब चिल्लाने ना पाए, ऐसे में मेरा पति उसको चाकू से इतने वार करता है कि वो जब तक मर ना जाए। मेरा प्लान इसकी बेटी को भी मारने का था, इसीलिए मैंने इसी के मोबाइल से इसकी बेटी को भी मैसेज किया था कि बेटा मुझे कोई मार रहा है, तुम जल्दी घर आ जाओ। उधर मैं फिर अपने प्लान के मुताबिक रवि को भी बुलाती हूँ। रवि को सरिता के ही मोबाइल से मैंने मैसेज किया था कि बहुत ज़रूरी काम है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, कुछ मीटिंग करनी है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसे में रवि ठाकुर भी सरिता का फ़ोन जाने की वजह से वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद जब रवि ठाकुर वहाँ पहुँचता है तो मैं पहले उसको बाहर वाले कमरे में बातों में ही उलझाए रहती हूँ और सरिता के घर में रखी हुई तलवार से मेरा पति जो छुपा हुआ था, मौका देखते ही मैं उसको बताती हूँ कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो, पहले तुम सरिता से, पहले सरिता तो है नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, हम लोग दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे और आज आँख बंद करके प्रेम करेंगे। तो वो उसके पूरे कपड़े उतराने के बाद आंखें बंद कर दोनों पट्टी बांध लेते हैं। ऐसे में उसका पति नितिन, जो कि छुपा हुआ था, मौका देखते ही उस पर तलवार से 22 वार करता है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया है। जिसने भी उन शवों को देखा था, पूरे कमरे में खून ही खून फैला था, इतने वार किए गए थे। तलवार की धार तेज थी, 22 वार किए गए, तो आप समझ सकते हैं कि उसको सब्जियों की तरह काटा गया होगा। फिर ये दोनों लोग सारे कपड़ों को भर कर वहाँ से जो औजार थे उसको छुपा कर निकल आते हैं। निकलने के बाद किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, लेकिन तब तक बेटी का फ़ोन मिल नहीं रहा था, तो मैसेज से भेजा गया था, वो तब तक आई, तब तक हम लोग फरार हो चुके थे। अगर वो भी उसी समय आ जाती तो हम लोग उसको भी मार देते। फिर पुलिस उससे पूछती है कि इन लोगों के मोबाइल कहाँ हैं। तो जब मोबाइल के बारे में बताया जाता है तो वो लोग बताते हैं, ममता और नितिन, कि मोबाइल हमारे पास हैं। पुलिस यानी कि जो एडीसीपी हैं श्री आलोक शर्मा जी और मल्हारगंज के एसीपी हैं श्री विवेक चौहान जी, वो दोनों लोग बताते हैं उन मोबाइलों को जब जांच पड़ताल में लगाया गया है तो उसमें रवि ठाकुर के मोबाइल से बहुत सी महिलाओं के अश्लील तस्वीरें व वीडियोज बरामद हुए हैं।
जिससे ये जो महिला बता रही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसके 3 होटल थे उन होटलों में इसी प्रकार का कार्य किया जाता था। महिलाओं को लालच में, लोभ में फंसाकर, ब्याज पे पैसे देने में फंसाकर उनका शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण किया जाता था। और उसी शोषण में जब महिलाएं फंस जाती थी तो उनको ब्लैकमेल करके उनके वीडियोज़ बनाए जाते थे और वीडियोज़ में उनको ब्लैकमेल किया जाता था। उन वीडियोज़ की जांच पुलिस कर उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। और जो सरिता थी वो इसी प्रकार की महिला थी, उसी ने ममता को रवि ठाकुर से मिलवाया था, जिसके कारण उसकी पूरी ज़िंदगी नरक हो गई थी। उस नरक से बचने के लिए उसने अपने पति को बताया और पति ने उस समस्या से निपटारा करने के लिए प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक 9 दिसंबर 2023 को उसने रवि ठाकुर और सरिता नरवरिया को मौत के घाट उतार दिया। जबकि लोगों का कहना है रवि ठाकुर सरिता नरवरिया को अपनी बहन मानता था और उसकी बेटी इशिका उसके बच्चों को राखी भी बांधती थी, मुँह बोला मामा था। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि रवि का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्वयं कहता है मुझ पे भरोसा मत करो, मैं तो खुद भरोसे में नहीं रहता हूँ। इससे ये लगता है कि इसके भी सरिता के साथ अवैध संबंध थे, क्योंकि ये जब अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के संपर्क में था और हर महिला के सामने ये अपना रसूख दिखाता था, पैसे का रसूख दिखाता था। और ये महिला सरिता जो थी इसके मायके के नज़दीक की रहने वाली थी, इसलिए वो इसको बहन कहता तो ज़रूर था, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से ये बहन ना होके इसकी प्रेमिका के रूप में रह रही थी। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इसी अवैध संबंधों की वजह से इसका पति जो है सरिता का ऋषि, वो इसको छोड़कर चला गया था। तब रवि ठाकुर ने ही सरिता को किराए का मकान यहाँ पर दिलवाया था अशोकनगर में, और अशोकनगर में मकान दिलवाने के बाद आए दिन वहाँ आता जाता रहता था और अपने रातें व दिन रंगीन करता था। लेकिन समाज की नज़रों में वो उसको बहन कहता था। लेकिन ये अवैध संबंधों व ब्लैकमेलिंग के कारण इन दोनों की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। आज की कहानी में आपने देखा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने में अगर आप अनैतिक कार्यों को स्थान देंगे, अनैतिक कार्यों को आप दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे और उस ब्लैकमेल में आप इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको अपने भविष्य, भूत या वर्तमान की कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में ही वारदातें व अपराध जन्म लेते हैं, और जब अपराध या वारदात जन्म लेते हैं तो समस्याएं जन्म लेती हैं। और जैसा कि आज की कहानी में आपने देखा, एक व्यक्ति जिसके खुद 2 बीवी थी जो दोनों साथ में रहती हैं, 3 बच्चे भी थे, उसके अलावा उसके 3 होटल थे, रसूख वाला आदमी था, प्रॉपर्टी वाला आदमी था, और वो अवैध संबंधों में महिलाओं से संपर्क करता था, फिर महिलाओं के वीडियोज़ बनाता था, फिर उनका ब्लैकमेल किया जाता था और उस ब्लैकमेल से उनको देह व्यापार के धंधे में उतारता था। जैसा कि मोबाइल में जो वीडियोज़ पुलिस प्रशासन को मिले हैं उससे निकलकर सामने आ रहा है। ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं समाज को, परिवार को और जो लोग व्यक्ति को अच्छा समझते हैं सभी लोगों की नज़रों में व्यक्ति को दूषित करती हैं व समाज में गंदा संदेश भेजती हैं। मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी के बारे में गंदे शब्दों का उपयोग करना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ऐसे अपराधों से आप सभी बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी सावधान, सतर्क व जागरूक करते रहें। मेरा मकसद
आपको जगाना है और क्राइम से बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।